हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे चल रहे हैं आप लोगों की पढ़ाई? जैसा कि अभी शाम का जो है 7 बजने वाला है और जो है आप लोग काफ़ी अच्छे से तन मन धन से लगे हुए होंगे। जैसा कि कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आपको निकलना है, अपने सेंटर पे पहुंचना है। आप अच्छे से जो है अपने सेंटर पे जाएं और उससे पहले आप जो है बेहतरीन तैयारी करके, ठीक, आप बेहतरीन तैयारी करके तब अपने एग्जाम हॉल में बैठें। वहाँ पर जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं उससे पहले कोई क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपको ना पता हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो OMR वाला सेक्शन है 20 में 20 नंबर लाने की, और 50 में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके 49 नंबर आ जाएं। ठीक, हमने जो है आज अपना एक मॉडल पेपर भी डाल दिया है, ठीक, जो आपको 8 बजे मिल गया होगा। अगर जिनको जिनको नहीं मिला है तो वीडियो को जो पीछे देख लें। ठीक, जो सुबह 8 बजे की वीडियो आज की आई है तो उसमें जो है हमने मॉडल पेपर को डाल दिया है और आशा करते हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा सेम उसी पैटर्न पर। ठीक, सेम उसी पैटर्न पर आपका जो पेपर होने वाला है कल का। और जैसा कि मॉडल पेपर हमने डाला है उसमें जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक, उसमें जो है ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है OMR से लेकर के आपके जो है खंड बा वाले क्वेश्चन तक, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो है हमने ना बताया हो आपको और हमने आपको ना कराया हो। ठीक, जीवन परिचय हो गया, उसके साथ आप जो है गद्यांश पद्यांश की व्याख्या हो गई। वहां पर आप जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको पता तो दोनों लेकिन हम कौन सी करें। ठीक, तो सेम पेपर आपका कल भी ऐसे होने वाला है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से अपनी तैयारी करें, जारी रखें। और उसके बाद अब हम शुरू करने वाले हैं अपना हिंदी का विस्फोट 4, और ये हमारा हिंदी का विस्फोट लास्ट है। और फिर इसके बाद आपको कल अच्छे से पेपर देने जाना है और फिर आपको मिलते हैं हम कल जब आप पेपर दे के लौटेंगे। उसके बाद फिर अपनी तैयारी हम जारी करेंगे अपनी मैथमेटिक्स की, और काफी लंबी लंबी मैराथन उस पर हम लेने वाले हैं आपके लिए। ठीक, तो उस पर जो है बने रहिए हमारे साथ, जाना कहीं नहीं है। ठीक, अच्छी तैयारी करते हैं उसके साथ, और ध्यान रहे कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। तो देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। लिखा है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म काल क्या है? 1889, 1890, 1892, 1894। तो यहां पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1889। इसके बाद लिखा है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा जौनपुर। फिर लिखा है कि राम नरेश त्रिपाठी का निधन कब हुआ था? 1962, 1964, 1966, 1968। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1962। फिर लिखा है कि राम नरेश त्रिपाठी किस काव्यधारा के कवि थे? प्रयोगवादी काव्यधारा, वीर काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा वीर काव्यधारा। फिर लिखा है कि स्वदेश प्रेम कविता के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। फिर लिखा है कि पथिक और मिलन खंड काव्यों के रचयिता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। फिर लिखा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी कविता राम नरेश त्रिपाठी की है? स्वप्न, मानसी, कविता कौमुदी, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है हो जाएगा इनमें से सभी। फिर लिखा है कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? स्वदेश प्रेम से, उन्हें प्रणाम से, ठीक, या फिर झांसी की रानी की समाधि पर, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा स्वदेश प्रेम से। फिर देर ना करते हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक, फिर लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान कब हुआ था? 1886 में, 1890 में, 1900 में, 1910 में।
तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1886 में। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? मथुरा, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी। तो आप बताएंगे झांसी। फिर लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रकवि, जन्म कवि, व्याकरणचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे राष्ट्रकवि। फिर लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ था? 1961, 1962, 1964, 1966। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि 1964। फिर लिखा है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, सुभद्रा रामधारी सिंह दिनकर हैं, बाल कृष्ण शर्मा नवीन हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त हैं। फिर इसके बाद आएंगे कि भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की किस विधा की रचना है? तो आप बताएंगे काव्य संग्रह, महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, फिर काव्य। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काव्य संग्रह। फिर क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत माता का मंदिर या कविता के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। फिर दिया है कि भारत माता का मंदिर या कविता की प्रमुख विशेषता कौन है? सर्वत्र समानता, सम्मान एवं स्वागत, आदर्श चरित्र पर बल, उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। फिर लिखा है कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो यहाँ पे आपका जो है लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? भारत माता का मंदिर या द्वापर, यशोधरा, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे भारत माता का मंदिर या। फिर लिखा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक, मैथिली शरण गुप्त की हैं, महादेव वर्मा की हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं, हरिऔध की हैं। तो आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त। फिर लिखा है कि यशोधरा की काव्य विधा है महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप कहेंगे चंपू काव्य। फिर लिखा है कि किस रचना के कारण गुप्त जी सर्वाधिक चर्चित हुए? साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर। तो आप यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर देंगे, वो बताएंगे साकेत। फिर लिखा है कि भारत भारती की विषय वस्तु है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय भावना, नैतिक प्रेरणा, उक्त सभी। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है, इसके बाद भैया आगे चलते हैं अपना, और आगे जो क्वेश्चन आपका दिया है वो लिखा है कि वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति? संस्कृत भाषाया, हिंदी भाषाया, आंग्ल भाषाया, ना कोपि। तो आप बताएंगे संस्कृत भाषाया। फिर आगे लिखा है वाराणस्याम कति विश्वविद्यालया सन्ति? द्वौ, त्रया, एकम, पंचा। तो आप बताएंगे त्रया। फिर होगा वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता? गंगाया कूले, यमुना तटे, गोमती कूले, सरयू तीरे। तो आप बताएंगे गंगाया कूले। फिर इसके बाद आप बताएंगे क्वेश्चन है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगरयाम विद्यते? प्रयाग नगरे, वाराणसी नगरयाम, आगरा नगरे, गोरखपुर नगरे। तो आप बताएंगे कि वाराणसी नगरयाम। फिर कहेंगे कि कहाँ मरना शुभ माना जाता है? वाराणसी नगरी में, प्रयाग नगर में, कानपुर नगर में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब यहाँ पे आएगा कि वाराणसी नगर में। फिर लिखा है कि दारा सिको वाराणसी आकर किसका अध्ययन किया था? संस्कृत का, भारतीय दर्शन का, वेदों का, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे भारतीय दर्शन का। फिर क्वेश्चन है कि वाराणसी किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है? विविध कलाओं के लिए, ठीक, विविध शिल्पों के लिए, का और खा दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन गा सही हो जाएगा, क्योंकि का और खा दोनों यहाँ के आपके करेक्ट आंसर हैं। फिर क्वेश्चन आपका दिया है भैया कि अलछेंद्र का आसित यवन राजा, भारत वीरा, देशभक्ता, वन राजा।
तो यहाँ पे जो आपका जवाब आने वाला है तो वो आपका हो जाएगा यवन राजा। फिर लिखा है कि पुरु राजा का आसीत, तो पुरु राजा राष्ट्रद्रोही, भारत वीरा, कायरा, अप्रिया। तो यहाँ पे आपका जो जवाब होगा वो जाएगा भारत वीरा। फिर है आरंभिका अलछेंद्रस्य का आसीत, शत्रु, मित्रा, ठीक, देशभक्ता, परमवीरा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा मित्रा, ठीक। फिर लिखा है कि वीर किसके द्वारा पूजा जाता है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कि कायर, वीर, बेईमान, भ्रष्टाचारी। तो वीर जो है वीर के द्वारा पूजा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव हास, शोक, भय, रौद्र। तो आप बताएंगे यहाँ पे हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो हास होता है, ठीक। फिर आगे लिखा है कि प्रति प्रति सुनि उकसाई अकुसाई, देख दशा हरिगन मुस्काही में कौन सा रस है, ठीक। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मुस्काही आ रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका जो रस होगा वो हास्य रस हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद पूछेंगे कि करुण रस का स्थायी भाव बताइए, तो करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा। फिर लिखा है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा आपका कौन सा रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये आपका गलत आंसर है। यहाँ पे हो जाएगा करुण रस। क्वेश्चन आपका दिया है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करुण रस। आगे लिखा है हंस हंस भाजय देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमालय के उछा में किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक। वीर, हास्य, करुण, विभत्स। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा हास्य। फिर लिखा है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो आप बताएंगे कि रस के 4 अंग होते हैं। फिर होगा क्वेश्चन कि रसों की संख्या क्या है, तो आप बताएंगे कि रसों की संख्या 9 है। फिर कहेंगे कि प्रियपति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, प्रस्तुत पंक्ति में रस कौन है, तो प्रस्तुत पंक्ति में रस आपका करुण रस है, ठीक। शोक विकल सब रोवह नाही, रूपशील बल तेज बरखानी में कौन सा रस है, भयानक है, करुण है, विभत्स है। भयानक 2 बार ऑप्शन दे दिया गया है, तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करुण। उपमा के कितने अंग होते हैं, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 4। जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और रूप के कारण समानता तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक, अनुप्रास, उपमा या श्लेष। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा। इसके बाद होगा कि आहुति से गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे आप बताएंगे श्लेष, उत्प्रेक्षा या उपमा या अनुप्रास। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा उपमा। फिर लिखा है कि पीपर पात सरिस मन डोला। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो है बार बार तो पूछा जा चुका है, तो सीधे जो है इसमें उपमा अलंकार आप टिक कर देंगे। फिर इसके बाद देखो चरण कमल बंदो हर्राई, रूपक अलंकार टिक कर देंगे। फिर लिखा है जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है वहां अलंकार होता है। अभी बताया हमने कि रूपक अलंकार होता है, यहाँ पर क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। और लिखा है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। फिर लिखा है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है भैया, यहाँ पे तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर क्वेश्चन दिया है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। फिर क्वेश्चन दिया है कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है, तो रोला में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। फिर लिखा है कि रोला में कितने चरण होते हैं, तो आप बताएंगे कि रोला में 4 चरण होते हैं। फिर लिखा है कि सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बताएंगे कि 11 मात्राएं होती हैं। और फिर लिखा है कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बताएंगे
13 मात्राएं होती हैं। ठीक, कितनी बताएंगे? 13 मात्राएं होती हैं। और फिर इसके बाद हम चलते हैं, एक क्वेश्चन आपका है ये कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अप है या आ है या मान है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे इसमें अप जो है उपसर्ग लगा है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? वट है, हट है, टा है, त्वा है। तो आप बताएंगे हट है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं भैया। लिखा है ममत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ममत्व शब्द में तो आप यहाँ पे बताएंगे कि त्वा, मम, मा, मत्व। तो आपका आंसर होगा त्वा। फिर लिखा है कि लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आहट, वट, लिख, टा। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वट। फिर क्वेश्चन लिखा है कि उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? कार है, उप है, ऊ है, पकार है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उप। फिर कह रहे हैं कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अधिकार शब्द में अधि लगा है। अनुमान शब्द में कौन सा लगा है उपसर्ग? तो अनुमान में अनु लगा है। अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभिलाषा में अभी लगा है। फिर वट प्रत्यय से बनने वाला शब्द है घबराहट, इसमें हट है। मिलावट ये हो सकता है, जगमगाहट इसमें भी हट है, धमाका इसमें नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा मिलावट। हट प्रत्यय से बनने वाला शब्द चिल्लाहट, गिरावट, थकावट, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा चिल्लाहट। ठीक, फिर कह रहे हैं कि राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं, तो ये आपका द्वंद्व समास है। ठीक, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह मतलब चौराहा है। ठीक, 7 नदियों का समूह मतलब सप्त सिंधु है। चर और अचर में कौन सा समास है? एक दूसरे के पूरक है, तो द्वंद्व समास है। शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में मतलब 100 आ रहा तो गिनती है, द्विगु समास है। ठीक, शुभ अशुभ में कौन सा समास है? शुभ अशुभ में आपका जो है एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं, तो यहाँ पे जो है द्वंद्व समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? ठीक, सप्तऋषि में आपका जो है द्विगु समास है। कपड़ा का तत्सम करपट, रात का तत्सम रात्रि। ठीक, इसके बाद जो है जल्दी से हम आगे चलते हैं। लिखा है जेठ का तत्सम होगा ज्येष्ठ, नेह का तत्सम क्या होगा? स्नेह, पत्थर का तत्सम प्रस्तर, ब्याह का तत्सम विवाह, पंछी का तत्सम पक्षी, पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। अग्नि का पर्यायवाची तीनों है, अनल भी है, पावक भी है और आग भी है। ठीक, आगे कह रहे हैं कि क्रोध का पर्यायवाची कौन है? कुपित, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कुपित। कह रहे हैं कि निम्न में कौन पक्षी का पर्यायवाची है? विगह, खग, द्विज, इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनमें से सभी। विहग भी होता है। फिर लिखा है कि संसार का पर्यायवाची कौन है? संसार का तो दुनिया भी है, विश्व भी है, भूमंडल भी है, इनमें से सभी, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक, तो सारे ऑप्शन इसमें हो जाएंगे। बादल का पर्यायवाची वारिद, नीरज, पंकज, अंबुज। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो ये वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में जा निकलता है तो पुष्प के होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके नीरज, पंकज और अंबुज दिए हैं ये पुष्प के हैं, और जिनके लास्ट में दा निकलता है तो वो बादल के होते हैं। तो बादल का पर्यायवाची आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा वारिद। कह रहे हैं कि आंख का पर्यायवाची बताओ। ठीक, नेत्र भी है, ये भी है, चक्षु भी है, नयन भी है, और इनमें से सभी भी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि इंद्र का पर्यायवाची बताओ। दिनमाण, सुरेंद्र, महेश, गणेश। तो यहाँ पे आपका आंसर सुरेंद्र हो जाएगा। दिया है कि उपवन का पर्यायवाची है महेश, गणपत, सॉरी। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि उपवन का पर्यायवाची है बगीचा, अरण्य, कानन, विटप। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बगीचा। फिर लिखा है कि गणेश का पर्यायवाची है महेश, गणपति, देवेश, सुरेश। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणपति। फिर कह रहे हैं कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? सुरसरिता है, सरिता है, नदी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरसरिता। फिर आगे चलते हैं। हिमांशु, सिद्धांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं आपके आ जाएंगे कि चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? चंद्रमा।
कमल का पर्यायवाची कौन सा है? अभी हमने आपको बताया कि जिनके लास्ट में जा निकलता जो वर्ड होते हैं, जैसे पंकज है, जलज है, नीरज है, अंबुज है, ठीक, तो ये आपके काय हो जाएंगे? कमल के हो जाएंगे, पुष्प के हो जाएंगे, कमल के। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? पंकज, ठीक है। बाकी सब आपके काहे के हैं? बादल के हैं। फिर लिखा है कि पुत्र का पर्यायवाची सुत, सुता, तनया, आत्मजा, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सुत, ठीक। फिर लिखा है कि प्रत्येकः में कौन सी संधि है, ठीक, तो प्रत धन एका, जड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जड़ संधि आपकी हो जाएगी। स्वागतम का संधि विग्रह होगा सु प्लस आगतम, ठीक। इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि भाई साहब जड़ संधि है, ठीक। इति प्लस अत्र में की कौन सी संधि है? तो इत्र की प्लस अत्र की संधि होगी इत्यत्र, ठीक, इत्यत्र। ऑप्शन जो है आपका पहला सही हो जाएगा, का वाला, ठीक। मध्वारी का संधि विग्रह होगा मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि, ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। अति प्लस आचारा में संधि कौन सी होगी? तो अत्याचारा। प्रति प्लस उपकारा में कौन संधि होगी? यड़ संधि होगी। अति प्लस अंता में कौन सा सूत्र लगेगा? ठीक, अति प्लस अंता में आपका इको यड़च सूत्र लगेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। गुरुवादेशा में कौन सी संधि है? गुरुवादेशा में आपकी यड़ संधि है। आद्यांता में कौन संधि है? आद्यांता में आपकी यड़ संधि है। इन सबकी प्रैक्टिस हम अच्छे से करवा चुके हैं, यहाँ पर केवल और केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, ठीक, एज ए टेस्ट की तरीके से। आगे लिखा है कि तथैव में संधि विग्रह कौन सा है? तथैव में संधि विग्रह आपका तथा प्लस एव है। फिर आगे लिखा है कि मध्वारी में कौन संधि है? यड़ संधि है। फिर आगे लिखा है कि मत्यत शब्द किस विभक्ति एवं वचन का रूप दिया है? तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं भैया कि मधु शब्द के चतुर्थी विभक्ति का वचन का रूप क्या होगा? मधु शब्द के चतुर्थी विभक्ति का मधुने। फिर लिखा है कि मत्याम मति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि सप्तमी विभक्ति का रूप है। फिर लिखा है कि फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में होगा, तो फलेन, फलाय, फलाद, फलस्य, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा फलाय। फिर कह रहे हैं कि नदीस किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचन, और फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। फिर कह रहे हैं कि फला नाम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो यहाँ पे जो है आप बताएंगे कि फला नाम जो है आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। क्वेश्चन दिया है कि मधुनी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर लिखा है कि नद्याम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन बहुवचन, सॉरी बहुवचन, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद आगे कह रहे हैं भैया, क्वेश्चन इसके बाद अगला दिया है आपका कि फलेषु किस विभक्त व वचन का रूप है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। आगे लिखा है कि पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो आपका जवाब होगा पठस्य। फिर कहेंगे पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो आप बताएंगे पठामी। फिर कहेंगे कि हसेत शब्द किस प्रकार किस पुरुष एवं किस वचन का रूप है? तो हसेत शब्द जो है विधिलिंग का है, प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है। इसके बाद आगे दिया है कि हसतु शब्द हस धातु के किस लकार का रूप है? हसतु, तो ये आपका लोट लकार का है। फिर कहेंगे कि पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का
रूप क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा पठिष्यति। क्या हो जाएगा? पठिष्यति। फिर कहेंगे कि पठतु शब्द किस लकार एवं पुरुष एवं वचन का रूप है? तो पठतु आपका लोट लकार, और लोट लकार का केवल एक ही ऑप्शन है, तो वही आपका सही हो जाएगा। फिर कहेंगे कि पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में बनेगा। कौन बनेगा? पठ बनेगा। अपठा किस लकार का है? तो ये आपका जो है लंग लकार का है, भूतकाल का। फिर कहेंगे कि हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप कौन सा होगा? तो आपका यहाँ पे जवाब आएगा हसतु। फिर कहेंगे कि आसम हस धातु के किस लकार का रूप है? तो आप यहाँ पे बताएंगे कि लंग लकार का रूप है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं कि हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप कौन सा होगा? तो आप यहाँ पे बताएंगे कि हसामा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि द्रच्छति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक, तो ये हमारे रहे भैया कि हिंदी के विस्फोट 4 के क्वेश्चन, और ये हमारे जो है हिंदी का लास्ट विस्फोट था। अब जो है यहाँ तक देखने के बाद हम आपसे आशा करते हैं कि आप जो है OMR शीट बहुत अच्छे से भर के आएंगे, क्योंकि हमने जो है कम से कम 450 से 500 क्वेश्चन कवर किए अपने 2 दिन में, और जो है आपने काफ़ी जो है अच्छे से उनको हल किए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपने ईमानदारी से हल किए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। बाकी आपकी ईमानदारी आपके हाथ में है, और जो कुछ अब आपका जो छोटा वोटा रह गया हो, क्योंकि अभी आपके पास केवल रात भर का टाइम है, और उस रात में आपको जो 5-6 घंटे की नींद भी लेनी है, बाकी आपके पास 3-4 घंटे का टाइम है। उस 3-4 घंटे में आपने जो कुछ भी रिवाइज नहीं किया हो, एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। सुबह अपना उठें बढ़िया फ्रेश मूड से, अपना अच्छे से फ्रेश होकर के, नहा धो करके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, और घर से जब बाहर निकलें तो केवल कुछ मीठा खाकर निकलें। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर जो बहुत आसान आने वाला है, और बहुत ही बढ़िया पेपर आपका होने वाला है। ठीक, जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा पेपर बहुत कठिन होगा, हमारा पेपर बहुत कठिन होगा, हम कैसे पार कर पाएंगे। ठीक, तो ये जो है आपकी सोच हम गलत साबित करेंगे। जैसे ही आप अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपको तुरंत अंदाजा लग जाएगा कि हमारी बात सही थी गलत थी। ठीक, पेपर जो है भैया आपकी उम्मीद से बहुत ही ज्यादा आसान आने वाला है, इतना आसान कि आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, हमने जो है आज मॉडल पे करके दिखाया है, आपको जो उससे अंदाजा लग गया होगा। ठीक, तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। ठीक, और बस केवल हम आपका साथ वहां पर नहीं दे पाएंगे जब आप परीक्षा हाल में बैठ जाएंगे। ठीक, उसके पहले तक हम आपके साथ रहेंगे। ठीक, जहां पर आपकी कोई समस्या आएगी उसको पहले हम समझेंगे। ठीक है, बस केवल आपको करना क्या है कि आप जो है अपने अच्छे से तैयार करके, चारों टेस्ट अपनी ईमानदारी से दिए हैं, आप अच्छे से जाएं एग्जाम हॉल में बैठें, अपनी अच्छे से OMR भरे, उसमें जो है गलती के चांस आपके नहीं हैं बिल्कुल भी, तो उसमें गलती ना करें, और खंड बा अपना जो बहुत अच्छे से हल करके आए, और निबंध जो कि आपका 9 नंबर का आ रहा है उसको जो काफी अच्छे से अपना हल करें। ठीक, तो कल के एग्जाम के लिए हमारा जो है हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, जो हमारी राही क्लासेस की पूरी टीम है, तो हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है, और जल्द ही ये खुशखबरी हमको 11-15 के बाद 11:30 पे हमको ये खुशखबरी मिलने वाली है कि सर आपने जो हमको कराया था सारे के सारे क्वेश्चन हमारे वही आ गए। ठीक, हमने आपको जो है बता दिया है पहले से कि आपके क्वेश्चन एक को छूटने नहीं चाहिए। ठीक, तो ये भी खुशखबरी हमको बहुत जल्दी मिलने वाली है कि सर जो क्वेश्चन आपने करवाए थे वो क्वेश्चन हमारे सारे के सारे आए हैं, और हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। निबंध हम 5 से 6 पेज में लिख के आए हैं। ठीक, तो आशा अपनी हम यही करते हैं, और आप भी हमारी उम्मीद को बनाए रखिएगा। अपने एग्जाम हॉल में बैठें काफी सावधानी से, और बिना जो है हिचकिचाहट के अपना पूरा पेपर अच्छे से हल करें। ठीक, और फिर उसको बाद हम मिलते हैं आपको कल, और आपकी जो है एक नई खुशखबरी के साथ, और फिर जो है हम तैयार करेंगे अपना मैथ का विषय। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।